पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन थी, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद द वॉर इज ओवर, एक जो एस्केलेशन थी ये खत्म हो गई है, क्योंकि भारत तो ऐसे ही कर रहा है, उसको पोर्ट्रे कर रहा है एज इफ द एस्केलेशन हैज एंडेड। और कल रात को भी जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक प्रेस रिलीज आई, उन्होंने कहा हमने एक नॉन एस्केलेटरी मेजर लिया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से DDISPR ने कहा है कि वी रिजर्व द राइट एंड वी विल डू इट एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। तो इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, उसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की भी वायलेशन हुई, इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन भारत ने की। जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, सिविलियन टारगेट्स को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को निशाना बनाया, और उनका जो मीडिया है वो हज़यानकारी कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो बावलेपन का शिकार है। और वो इस चीज़ को बिल्कुल उन्होंने इस वक्त ब्लैंकेट ब्लैकआउट है वहाँ पे रीज़न और सैनिटी का। और पाकिस्तान का जो रिस्पांस था वो बड़ा मेजर्ड था, और एग्जैक्टली एज पर हमारा जो UN चार्टर का आर्टिकल 51 है उसके मुताबिक था, और वो एक मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ था। तो इसके लिए हमें प्रोफेशनल हाई ग्राउंड भी हमें हासिल है और मॉरल हाई ग्राउंड भी। और वो रिस्पांस जो था वो डिफेंसिव रिस्पांस था एसेंशली, और जिसमें भारत के वो हाई परफॉर्मेंस तैयारे जो दरअंदाजी की कोशिश में थे उनको निशाना बनाया गया। और क्वालिटेटिव जो डिफरेंशियल है ट्रेनिंग में, टेक्निक्स में और टेक्नोलॉजी में, उन तीनों का एक अमली मजर था कि हमने उनको 5 हाई परफॉर्मेंस जहाज़ों का गिर जाना 2-3 घंटे में, ये बहुत बड़ा एक लॉस है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता जब इसका ये तखमीना लगाएंगे, दिल कम टू देयर सेंसेस, तो उनको इदराक होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। उसके बाद जब उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म करने की कोशिश की, तो हमने देखा कि वाटर फायर एक्सचेंज हुआ, स्मॉल आर्म्स, आर्टिलरी फायर, और उसके बाद पाकिस्तान जहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन में था, बेडोरी, पीरकांठी, ये वो इलाके हैं जहाँ मैंने खुद सर्व किया हुआ है एज अ ब्रिगेड कमांडर। आई नो ईच पोस्ट बाय, मेरे निगाहों में वो विजुअल इमेज आ जाते हैं, और मुझे मालूम है कि वहाँ पे पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है। और वहाँ पाकिस्तान ने जब अपना रिस्पांस दिया तो वो पोस्टें छोड़ के अबैंडन करके भाग गए। वो जलते हुए उनके जो खाकस्तर, वो आपके सबके सामने जी। रोडनियाल में उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, उसको टारगेट किया गया। सो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस था। और उसके बाद एक जो खतरनाक एलिमेंट उन्होंने उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को टारगेट करने की कोशिश की। ये एक बड़ी खतरनाक डायमेंशन है जिसकी तरफ मेरा ख्याल है हमारे मीडिया को भी जाना चाहिए और सबको, क्योंकि ये एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्रीन जो हमारी एनर्जी है दुनिया सारी उसकी तरफ जा रही है, और वो उसके दर पे है। ठीक। तो ये तो हमारा डिफेंसिव रिस्पांस था, मगर इसमें एक मुगालता ना रह जाए जी। कि ये इज दैट ऑल। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में जो भारत ने इसमें जो सी चेंज लाया है, फॉर द फर्स्ट टाइम एक जौहरी ताकत ने मिसाइल्स का हमला किया है अनप्रोवोक्ड जी। इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस। दिस इज अ न्यू नॉर्मल, सो दे हैव क्रॉस द रूबिकॉन। और जब डेटरेंस, अभी थेरिस्ट्स हम पढ़ते हैं हरमन खान की 44 रंग एक लैडर की होती हैं, जिसपे पॉस्चरिंग है, फिर उसके बाद सिग्नलिंग है, फिर उसके बाद शॉट अक्रॉस द बाउ है, फिर अटैक है, एंड सो फोर्थ, और आखिर में न्यूक्लियर एक्सचेंज है। बट ये वो उन ममालिक के दरमियान है जिन्होंने कभी न्यूक्लियर वॉर एक दूसरे के खिलाफ लड़ी नहीं, उनके थेरिस्ट ये थ्योरियां बनाते रहे। ठीक। हमारा तो ये लाइव आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन है, जी हाँ। और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम डेटरेंस ब्रीच हो चुका है प्रैक्टिकली। भारत ने जो डेटरेंस स्टेबिलिटी जामिन होती है इस चीज की कि दूसरा मुल्क न्यूक्लियर जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है उसके खतरे की वजह से हमला नहीं करेगा, ये जानने की जरूरत है कि ये डेटरेंस ब्रीच हो चुका है, इसको हमने रिस्टोर करना है। और अब इसको रिस्टोर करने का वही तरीका है कि जिस तरीके से उन्होंने मिसाइल का हमला किया, उन्होंने तो सिविलियन टारगेट्स पे किया, हमें मिलिट्री टारगेट्स चुनने चाहिए। मेरा ख्याल है जो ये हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं इनको इस चीज़ का इदराक है, वो इन चॉइसेस पे सोच रहे होंगे, और इसी वजह से भारत की नींदें इस वक्त उड़ी हुई हैं। मैं वो इंडियन मीडिया का थोड़ा सा स्कैन कर रहा था, जी। तो अजीत दोवल साहब को बता रहे थे कि वो चीन के हम मनसब के साथ बात कर रहे थे, उसके बाद अमेरिका। और मुझे उनकी बातचीत से वो सेंस ये लगा कि वो इस वक्त डेस्परेट है कि किसी तरीके से ये कुव्वतें पाकिस्तान पे प्रिवेल करें कि पाकिस्तान ये वाला रिस्पांस ना दे, ना दे, बिल्कुल। क्योंकि उनको खतरा है कि जब ये रिस्पांस आएगा तो ये डेटरेंस दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, और वो अपने ना पब्लिक को मुंह दिखाने के काबिल होंगे, ना आलमी बरादरी को,
और उनको जो ये कन्वेंशनल डोमेन राइट, में बिल्कुल एयर ठीक, पावर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे सुबकी हुई है, वो उधर भी होगा। तो बिल्कुल हमारी ये कंपल्सन है कि हमने ये डेटरेंस रिस्टोर करना है। करना है। मतलब ये हमारे लिए एक बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कंपल्सन है। बट न्याय साहब, कमिंग टू दिस, एक मुवाजना सा भी शुरू हो गया ना कि जो जिस तरह भारत को एक उन्होंने टाउट किया है अपने रफेल तैयारों के हवाले से, जब उन्होंने प्रोक्योर किए तो उन्होंने कहा बिग बर्ड्स आर कमिंग। 2019 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर वो होते तो हालात ही मुख्तलिफ होते। और इस वक्त जो हमने जिस तरह देखा है कि जो डिप आया है उस कंपनी के मार्केट वैल्यू के अंदर, उसके शेयर्स की वैल्यू के अंदर, जो रफेल को मैन्युफैक्चर करती है, और जो राइज आया है JF-17 थंडर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स के अंदर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इट्स अ केस स्टडी नाउ। और ये मुकाबला शुरू हो गया है जी कि मगरबी टेक्नोलॉजी बामुकाबला चाइनीज टेक्नोलॉजी। तो ये दिस इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट। और ये कितना बड़ा सेटबैक है न्याय साहब आपके नज़दीक भारत के लिए कि जिसको वो टाउट करते रहे वही उन्हें फेल कर गया एट द एंड ऑफ द डे। मुनीब साहब, पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब का फिक्रा कंप्लीट कर लूं कि इंडिया हैज क्रॉस्ड द रूबिकैन, नाउ वी आर गोइंग टू कास्ट द डाई। अब डाई पाकिस्तान कास्ट करेगा। ठीक। फिर मुझे अहमद शरीफ साहब का एक फिक्रा जो है, मुझे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब 5-6 दिन पहले की थी, उसका एक फिक्रा मैं कहता हूं कि सोने और हीरे के तोलने के बराबर था। जनरल साहब कहते हैं कि जी ये जंग शुरू करना इंडिया की चॉइस होगी कि उसे जंग करनी या नहीं करनी, उसको खत्म करना हमारी चॉइस होगी। और बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे पास चंद दिनों से जो फोन कॉल्स आ रही थी, या आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर सरसी गुजरा होगा कि मोदी जो कॉल्स कर रहा था मिडल ईस्ट और दूसरी तीसरी जगहों पे, और उसके बाद ईरानियन यहाँ पे वजीर खारजा भी आया, तो सबके पास मैसेज एक ही होना चाहिए कि इंडिया को आप स्पेस दें, वो एक जो नॉन कम्बैट जगहों पे, नॉन मिलिट्री जगहों पे वो बॉम्बिंग करे और आप उसको नजरअंदाज कर दें या उसका उसी तरीके से करें। इंडिया के वहमों को मां में नहीं था। हालांकि मैं हैरान हूं कि पुलवामा के बाद इंडिया को इस बात का खातर खा इदराक होना चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान ने उनके जहाज़ों को लॉक इन करके, और जिस तरीके से अभी अंदन के जहाज को पाकिस्तान में मारा और एक जहाज को इंडिया में कराया, तो उसके पास कोई बात ऐसी थी नहीं कि उनके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ये चीजें डिस्कस नहीं की गई होंगी। अब थोड़ा सा देख लें जी कि मेरे लिए तो ये पाकिस्तान मेरी 72 साल जिंदगी का तो मोस्ट सेलिब्रेटेड दिन है। ठीक है, 28 मई 1998 भी मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। मेरा समझ नहीं आती थी कि मैं खुशी में मैं अपने आप को इसके साथ क्या सलूक करूं। ये आज हकीकत है। हालांकि अभी हमारे पास खबरें पूरी नहीं पहुंची थी, और पाकिस्तान ने जब किया तो ये क्लेम आप शुरू में हम खुद शक करते हैं, इंडिया अपने उनके क्लेम शक करेंगे, क्योंकि अगर ना भी होते तो भी हमें यही क्लेम करने चाहिए कि हमने उनके जहाज गिरा दिए। लेकिन ऐसा ऐसा जब मैंने इंडिया टुडे का पहला जब सुबह 8-9 बजे सुना, तो पहली दफा सुबह सवेरे 8-9 भी नहीं बल्कि इससे भी पहले, तो पहले इतला दी कि इंडिया का एक जहाज जो है फलां जगह गिर गया, उसका पायलट जो है जख्मी हो गया, फलां हो गया, और ये श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब है। फिर उसके बाद हिंदू और दूसरा एक रिसाला है उनका बड़ा मशहूर अखबार है, उन्होंने फिर 2 जहाज की बातें की कि 2 जहाज गिरे, उन्होंने उनकी जगह बताई। तीसरी जगह जो है चौथे जहाज की, फिर उन्हीं के अपने अंदर बताया कि चौथा जहाज गिर गया। ये वो सारी साइटेशन हैं जो इंडिया के अपने बताई।